हेलो फ्रेंड्स। इंडियन गवर्नमेंट जो है उसके प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी ने जो G20 प्रेसिडेंसी भी होल्ड कर रही है 2022-2023 के लिए, उन्होंने प्रपोज़ किया है कि अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में शामिल किया जाए। अगर अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया जाता है तो वो 21वां मेंबर होगा और G20 शायद G21 कहलाने लगेगी। आइए हम डिस्कस करते हैं कि कैसे इंडिया का ये जो मूव है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और इवेंचुअली वर्ल्ड के लिए बेनिफिशियल है, और इंडिया कैसे अपने जो रोल है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का उसे फुलफ़िल कर रहा है। तो यहाँ हम पहले जान लें कि इंडिया जो है वो G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है 2022-2023 साल के लिए, और जिसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम। अब हम पहले देखते हैं कि G20 क्या है। तो G20 जो है वो 20 वर्ल्ड की जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उसका इंटर गवर्नमेंटल फोरम्स हैं, जहाँ पर कि इकोनॉमी, इंटरनेशनल फाइनेंस, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इत्यादि जो विश्व के लिए लाभदायक विषय हैं उन पर डिस्कशन, पॉलिसी फार्मुलेट किया जाता है और फिर उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए रोड मैप तैयार करके प्रयास भी किया जाता है। यहाँ पर जो G20 नेशंस हैं उनके मेंबर्स का नाम भी है, और यहाँ मुख्यतः जो है इन इकोनॉमीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर्स का मीटिंग होता है। और ये जो है 80% ऑफ वर्ल्ड ग्रॉस प्रोडक्ट और 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, 2/3 ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पॉपुलेशन और 60% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया जो है उसे रिप्रेजेंट करता है यह फोरम। अब अफ्रीकन यूनियन क्या है? तो अफ्रीकन यूनियन जो है, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स है उसके 55 मेंबर स्टेट्स का एक यूनियन है। यह बेसिकली इसके अनाउंसमेंट जो हुई थी इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो 1999 में हुई थी। ये फाउंड किया गया 2001 में अदीस अबाबा इथोपिया में, और फॉर्मली जो इसका लॉन्च है वो 9 जुलाई 2002 को डरबन साउथ अफ्रीका में किया गया। हालांकि इससे पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी थी, बट उसके जगह पर इसे लाया गया। इसका फ्रेमवर्क बहुत ही बढ़िया है और ये अभी तक एक अच्छा रोल निभाती आई है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं और जो गवर्नमेंट्स हैं उनके मेंबर स्टेट्स के, वो लगभग 6 माह में मिलते हैं और जो भी इनकी डिस्कश टॉपिक्स होते हैं, विषय होते हैं, उस पर चर्चा करके पॉलिसी फार्मुलेट और उसे इम्प्लीमेंट करने का रोड मैप तैयार करते हैं। अब हम देखते हैं कि इंडिया के इस मूव से कैसे अफ्रीकन यूनियन और वर्ल्ड ह्यूमैनिटी को फ़ायदा होगा। ये दोनों टॉपिक हम साथ में डिस्कस करते हैं। तो अफ्रीकन यूनियन जो है वो लगभग 1.3 बिलियन लोगों का घर है। 17.65% वर्ल्ड पॉपुलेशन का ये रिप्रेजेंट करता है, और लगभग 20% जो वर्ल्ड का हैबिटेबल एरिया है उसे रिप्रेजेंट करता है। तो अफ्रीकन यूनियन जब से बनी है तो ये अफ्रीका के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी काम कर रही है, और कहीं ना कहीं अफ्रीकन देश जो हैं उनका ग्लोबल पॉलिटिक्स, इकोनॉमीज़ में बहुत ज़्यादा महत्व
नहीं रखा गया है, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा। बहुत से बड़े बड़े जो फोरम्स है वहाँ पर अफ्रीकन देशों को स्थान ना के बराबर ही मिला है। ब्रिक्स एक अपवाद है जो कि साउथ के देशों का एक संगठन है, जहाँ पर ब्राज़ील एक महत्वपूर्ण मेंबर है। IMF, वर्ल्ड बैंक इत्यादि में ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इन्हें कम पैसा एलोकेट किया जाता है, और आज भी इन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ही वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा प्रमोट किया जाता है। हालांकि अभी भी कई देश ऐसे हैं, ये सत्य है कि जहाँ खास करके सूडान इत्यादि, जहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, पॉवर्टी इश्यूज़ हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए फंड्स नहीं हैं, तो इसका उपाय ये है कि हम इन्हें विश्व की जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेट करें। और ये बात अभी तक वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा नेगलेक्ट की जाती रही है। तो इंडिया ने अपने प्रेसिडेंसी काल में, जो G20 के प्रेसिडेंसी काल है, उसमें ये प्रस्ताव लाने का काम किया है ताकि विश्व समुदाय की एक जो बहुत बड़ी भाग है अफ्रीका की, उसे डेवलपमेंट की तरफ ले जाने का समुचित अवसर प्रदान किया जा सके। अब होगा क्या कि जब अफ्रीकन यूनियन G20 की मेंबरशिप में आ जाएगी तो ऑब्वियसली वो उन्हें एक राजनीतिक स्थान, एक आर्थिक समुदाय में भी एक स्थान मिलेगा, और पॉलिसी फार्मूलेशन में अगर किसी देश को या किसी यूनियन को, ग्रुप ऑफ यूनियंस को भागीदारी मिलेगी तो ऑब्वियसली वो अपनी बात भी प्रमुखता के साथ रख पाएंगे, और पॉलिसी में जो उनके हित हैं उनका भी ध्यान रखा जाएगा। और हम ये भी देखते हैं कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएनओ की, वहाँ पर अफ्रीकन यूनियन को भी ले जाने का प्रयास अफ्रीकन यूनियन करती रही है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ और जो बड़े देश हैं, सुपर पावर्स हैं, उनके द्वारा नेगलेक्ट किया जा रहा है। तो G20 में भागीदारी होने से एक एम्पेरिकल एविडेंस दुनिया के सामने आएगा कि अफ्रीकन यूनियन सक्षम है राजनीतिक और आर्थिक और जो भी विश्व के प्रमुख विषय हैं उनमें भागीदारी में। तो कहीं ना कहीं इनका जो दावा है सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, वो भी एक मजबूत होगा, और ऑब्वियसली दुनिया के लिए भी फ़ायदेमंद है कि जो और भी देश हैं उन्हें अफ्रीकन यूनियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का अवसर प्राप्त होगा, और अफ्रीकन यूनियन डेवलप होगी तो ऑब्वियसली विश्व की एक बहुत बड़ी जो जनसंख्या है उसका भी डेवलपमेंट साथ में होगा। तो ये दुनिया के लिए हर तरफ से लाभदायक ही है। अब हम देखते हैं कि इंडिया इस विषय को G20 के समक्ष उठाकर कैसे अपना जो रोल है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का, उसे फिलफिल कर रहा है। तो हम अभी जानते हैं कि जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हुआ है, या 12 से 13 जनवरी 2023 में हुआ था, थीम था यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। यहाँ पर जो साउथ के अंडर डेवलप्ड और लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने कैसे इंडिया को एज ए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ रिकॉग्नाइज़ किया। साउथ में जो बड़े देश हैं जैसे चाइना है, रशिया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार है, और ये
हेजेमोनिक एम्बिशंस रखते हैं और इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो कि डेमोक्रेटिक है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, विश्व अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मिलिटरली स्ट्रांग है और ये सक्षम है ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करने में। तो इसीलिए जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उन्होंने इंडिया को यह स्थान प्रदान करने का प्रयास किया है और अफ्रीकन यूनियन का जो G20 मेंबरशिप के लिए प्रपोजल है वो लाके भी इंडिया ने साबित किया है कि वो एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है, बिल्कुल है। और इसका उद्देश्य जो है, जो साउथ देश हैं उनका डेवलपमेंट है और उन्हें सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं है बल्कि उनका जो समुचित स्थान है दुनिया में राजनीतिक आर्थिक रूप से उसे दिलाने का इंडिया प्रयास कर रही है और यह बहुत ही अच्छी बात है। हमने एम्पेरिकल एविडेंस के द्वारा देखा है कि कैसे जो ग्लोबल नॉर्थ है, खास करके वेस्टर्न यूएस जैसे देश हैं, उन्होंने कैसे ग्लोबल साउथ को कहीं ना कहीं डोमिनेट करने का प्रयास किया है। यूएनओ में ज़्यादातर उनके ही हेजेमोनिक जो प्रयास हैं इनको नीचे रखने के वो किए जाते हैं। IMF वर्ल्ड बैंक के जो लोन्स हैं, अभी हमने देखा था कि कैसे पेंडेमिक के टाइम पर जो रिच कंट्रीज़ हैं उन्हें तो लगभग डॉलर्स में 280 बिलियन का इक्विवेलेंट फंड मिला, परंतु जो लीस्ट डेवलप इकोनॉमीज़ हैं उन्हें मात्र $8 बिलियन का फंड एलोकेट किया गया। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के समय भी डिस्पैरिटीज़ की गई, परंतु इंडिया ने अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, इससे और भी जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्हें भी बहुत फ़ायदा पहुंचाया। अभी अभी हमने देखा कि हाल ही में रशिया यूक्रेन वॉर में वेस्ट की क्या भूमिका रही है और कहीं ना कहीं उन्होंने जो अफ्रीका पर इसके दुष्प्रभाव हैं उसे नेगलेक्ट करने का प्रयास किया। अभी अभी हाल ही में अफ्रीकन यूनियन की एक डेलीगेशन गई थी जो पहले यूक्रेन से मिली और फिर जब उन्होंने रशिया जाने का प्रयास किया, उनका एजेंडा है जो पीस टॉक्स का है ताकि शांति स्थापित हो सके यूक्रेन रशिया को, ये है। तो इससे जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ नाराज़ हो गई और कैसे उन्होंने उनके फ़्लाइट्स को ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं उसके ऊपर से जाने नहीं देने का प्रयास किया और जो साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट हैं उनके सिक्योरिटी गार्ड्स को क्लियरेंस नहीं दी। एक देश तो ऐसा भी था जो उसने इनके जहाज़ों को अपने ऊपर से फ्लाई करने ना देने के लिए ऑर्डर भी पास कर दिया। तो ये सब बातों को कुल मिला के ध्यान दिया जा सकता है कि ये एक बहुत ही विश्व कल्याण के लिए बहुत ही बड़ा प्रपोजल इंडिया के द्वारा लाया गया है और इंडिया जो है अपना रोल काफ़ी अच्छे से फुलफ़िल करने का प्रयास कर रहा है। थैंक यू।